Good morning everyone. Today we will discuss about composition of blood. रक्त का संगठन। रक्त या रुधिर एक शारीरिक तरल है जो कि रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार प्रवाहित रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित उत्तक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। प्लाज्मा वह निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त कण तैरते रहते हैं। प्लाज्मा के सहारे ही ये कण सारे शरीर में पहुंच पाते हैं और यह प्लाज्मा ही है जो आंतों से शोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और पाचन क्रिया के बाद बने हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाकर उन्हें फिर साफ होने का मौका देता है। यदि हम इस डायग्राम में देखें तो ये होल ब्लड है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्लाज्मा और निर्मित तत्व या फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें कि एमिनो अम्ल होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, और गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सीजन। इसी तरह इसका दूसरा भाग जो कि ठोस पदार्थ हैं, अगर इसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखें तो इसमें विभिन्न प्रकार की कणिकाएं उपस्थित होती हैं, ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट्स को श्वेत रक्त कणिकाएं, इरिथ्रोसाइट्स को लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स को बिंबाणु कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स को पुनः दो भागों में बांटा गया है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। इन्हें ग्रेन्युलोसाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जीव द्रव्य कणिका युक्त होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है डाइज के आधार पे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और ईओसिनोफिल्स। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जिनके द्रव्य में कणिकाएं नहीं होती, उनको 2 भागों में विभाजित किया गया, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अगर हम ये डायग्राम देखें तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रदर्शित करता है। इसमें जो लाल रंग की वाहिकाएं दिखाई दे रही हैं वो धमनियां हैं क्योंकि इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त अर्थात इस रक्त में ऑक्सीजन की अधिकता होती है। और जो ब्लू रंग की वाहिकाएं दिखाई दे रही हैं वो हैं शिराएं, जिनमें कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है अर्थात इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। अशुद्ध रक्त मीन्स नॉन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और शुद्ध रक्त मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम एक और अन्य डायग्राम देखें तो ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये 3D डायग्राम है। रक्तवाहिका दिखाई दे रही है, उसकी भित्ति दिखाई दे रही है। जो रक्तवाहिका की भित्ति उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। श्वेत रक्त कणिकाएं दिखाई दे रही हैं, इनका केंद्रक के कई खंड होते हैं जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और बिंबाणु दिखाई दे रहे हैं जो कि काफ़ी छोटे होते हैं। और जो बिंबाणु या प्लेटलेट्स हैं वो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया चित्र है जिसमें कि श्वेत रक्त कणिका और लाल रक्त कणिकाएं दिखाई दे रही हैं। अगर हम इन कोशिकाओं को, जो कि श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उनकी संरचना को विस्तार से देखें तो ये बेसोफिल दिखाई दे रही है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ली गई है, और इसका जो केंद्रक है वो उसके कई खंड हैं। यह हीमोग्लोबिन की संरचना है। ये विकिपीडिया से लिया गया डायग्राम है। और हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं को लाल रंग प्रदान करता है क्योंकि ये हीम प्लस ग्लोबिन, हीम एक पिगमेंट है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो इसमें जो रेड है वो हीम है और जो ये ब्लू कलर का है वो ग्लोबिन प्रोटीन दिखाया गया है। और ये एक 3D स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन की।
और हीमोग्लोबिन से के कारण ही लाल रक्त कणिकाएं लाल दिखाई देती हैं और लाल रक्त कणिकाओं के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और इसी के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। यदि हम रक्त के संगठन को कुछ डिटेल में देखें तो ये 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट है सेल टाइप, दूसरा है नंबर और तीसरा है फंक्शंस या कार्य। तो कोशिकाएं सबसे पहले एरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें कि लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, इनकी संख्या होती है 5 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड या mm ऑफ ब्लड। और इसका प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक पहुंचाना, जिससे कि उच्च श्वसन द्वारा उन्हें शरीर से निकाला जा सके। उसके पश्चात ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स दिखाई दे रही हैं। इनकी संख्या होती है 5000 से 10,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड और इनका मुख्य कार्य है आत्मरक्षा एवं प्रतिरोधकता विकसित करना या शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। ये अलग अलग WBC दिखाई गई हैं, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। सबसे नीचे बिंबाणु दिखाए गए हैं, प्लेटलेट्स, जो कि बहुत छोटे आकार के होते हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। ये 2.5 लाख से 4 लाख तक होती हैं और इनका प्रमुख कार्य है रक्त का थक्का बनाना। यदि हम एक और डायग्राम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा दर्शित रक्त कणिकाएं हैं और लाल रक्त कणिकाएं, बीच में बिंबाणु दिखाई दे रहा है और राइट हैंड साइड में वाइट ब्लड सेल्स दिखाई दे रही हैं। और ये विकिपीडिया से लिया गया डायग्राम है। हाँ, ये फोटोग्राफ जे जेंस्की का है, जिन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स या रक्त समूहों को खोजा था। लेकिन जो क्रेडिट है मुख्य रूप से आजकल लैंस स्टीनर को दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले खोजने का क्रेडिट जे जेंस्की के नाम है। ये कुछ एक और डायग्राम है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, बिंबाणु, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स का केंद्रक बहुत बड़ा होता है, इयोसिनोफिल्स, ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इयोसिनोफिल्स आप देख सकते हैं। ये ग्रेन्युलोसाइट दिखाई दे रही है तीनों, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। इनके जो जीव द्रव्य है कोशिका में वो ग्रेन्युलर है, कणिका युक्त है और केंद्रक के भी विभिन्न खंड होते हैं। जबकि हम लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स का आकार बहुत बड़ा होता है और उनका केंद्रक भी बहुत बड़ा होता है। लिम्फोसाइट्स में केंद्रक बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इनकी जो जीव द्रव्य की मात्रा है वो बहुत कम होती है, लो रेशो होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का। ये अगर हम एक और डायग्राम देखें, बहुत ही क्लियर डायग्राम है। इयोसिनोफिल बाई लोब्स 2 खंड दिखाई दे रहे हैं, ग्रेन्युलोसाइट है। न्यूट्रोफिल्स में आप देख सकते हैं इसके कई खंड हैं, बेसोफिल्स के भी कई खंड है, बीच में लाल रक्त कणिकाएं दिखाई दे रही हैं। लिम्फोसाइट्स का केंद्रक बहुत बड़ा होता है और मोनोसाइट्स का आकार बहुत बड़ा होता है। ये सभी श्वेत रक्त कणिकाओं का डायग्राम है और इनका प्रमुख कार्य शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना है, क्योंकि जैसे ही शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये उस एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करती हैं। और यदि ये एंटीजन को नष्ट नहीं कर पाती तो शरीर में वो विशेष रोग हो जाता है जो एंटीजन शरीर में प्रवेश किया है। एक और डायग्राम देखें, ये मोनोसाइट का डायग्राम है। बीच में इसके वृक्क के आकार का केंद्रक है जिसमें कि परिपक्व क्रोमेटिन दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा केंद्रक होता है, रिक्तिकाएं दिखाई दे रही हैं। इसीलिए
जो जीव द्रव्य है और केंद्रक है उसका जो रेशो या अनुपात है वो लो होता है या बहुत कम होता है, क्योंकि सामान्यतः केंद्रक बहुत छोटा होता है कोशिका के आकार की अपेक्षाकृत, लेकिन ये मोनोसाइट्स में केंद्रक का आकार बहुत बड़ा होता है। यदि हम ये न्यूट्रोफिल देखें तो इसमें कई सारे खंड दिखाई दे रहे हैं, जीव द्रव्य दिखाई दे रहा है। 3 से 5 खंड वाले केंद्रक में सघन क्रोमेटिन होता है। सभी खंड आपस में पतले क्रोमेटिन तंतुओं द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल का बहुत क्लियर डायग्राम है। यदि हम और कोशिकाओं का, बेसोफिल का ये बहुत क्लियर डायग्राम है। यदि हम इयोसिनोफिल देखें तो ये इसके बीच में ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी केंद्रक इतना बड़ा है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ लो NC मीन्स जो केंद्रक और साइटोप्लाज्म का अनुपात है वो बहुत कम है केंद्रक का आकार बड़ा होने के कारण। और केंद्रक के 2 खंड दिखाई दे रहे हैं और जिसमें परिपक्व क्रोमेटिन दिखाई दे रहा है। यदि हम बेसोफिल को देखें, ऑब्वियसली ये भी ग्रेन्युलोसाइट है, छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, कणिका युक्त कोशिका है और इसमें 2 या 3 खंडों सहित परिपक्व केंद्रक होता है। इसमें भी जीव द्रव्य का जो आकार है वो छोटा है, इसलिए लो N/C है। बेसोफिलिक द्वितीय कणिकाओं के कारण केंद्रक अस्पष्ट दिखाई देता है। इसमें बहुत ज़्यादा कणिकाएं होती हैं तो केंद्रक उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अगर हम रक्त के संगठन को विस्तार से देखें तो रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन ले जाकर सारे शरीर में पहुंचाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से श्वसन अंगों तक ले जाने का काम करती हैं। इनकी कमी से एनीमिया हो जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं हानिकारक तत्वों तथा रोग पैदा करने वाले जीवाणु से शरीर की रक्षा करते हैं। प्लेटलेट्स रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा खून बनाने में सहायक होते हैं। मनुष्य शरीर में करीब 5 लीटर रक्त होता है। लाल रक्त कणिका की आयु कुछ दिनों से लेकर 120 दिनों तक की होती है। इसके बाद इसकी कोशिकाएं प्लीहा में जाके टूटती रहती हैं, परंतु इसके साथ साथ अस्थि मज्जा में इनका उत्पादन भी होता रहता है। यह बनने और टूटने की क्रिया एक निश्चित अनुपात में होती रहती है, जिससे शरीर में रक्त की कमी नहीं होती। यदि रक्त के कार्य देखें तो रक्त का जो प्रमुख कार्य है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, पोषक तत्वों को ले जाना, जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल ये रक्त में घुलते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ते हैं, और लिपिड्स भी ब्लड में प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं। उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, जैसे कि यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन इत्यादि। शरीर में प्रतिरक्षात्मक कार्य करना या शरीर को रोगों से बचाना। संदेशवाहक का कार्य करना, इसके अंतर्गत हार्मोन्स आदि से संदेश लेना और शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना। शरीर की pH को नियंत्रित करना, शरीर का ताप नियंत्रित करना। शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक जल का वितरण भी रक्त द्वारा ही संपन्न होता है। अगर हम इसके कॉम्पोजिशन को कुछ डिटेल में देखें तो रक्त में जो प्लाज्मा है वो तरल होता है और जिसका कि 92% भाग है वो जल होता है, और प्लाज्मा में प्रोटीन्स, ग्लूकोज, मिनरल्स, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड आदि तत्व भी होते हैं, ऑक्सीजन होती है। रक्त का जो 55% भाग है वो प्लाज्मा का बना होता है। रक्त में के जो प्लाज्मा में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन है। रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं और लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। मानव शरीर के भार का जो 7% भाग है वो रक्त का होता है। रक्त का औसत घनत्व 1060 किलो पर मीटर क्यूब होता है, जो कि पानी के लगभग
समान होता है। 1 माइक्रोलीटर रक्त में कोशिकाओं की जो संख्या है वो, जैसे लाल रक्त कणिकाएं हैं वो 4.7 to 6.1 मिलियन होती हैं पुरुषों में, और महिलाओं में 4.2 से लेके 5.4 मिलियन तक होती हैं प्रिसाइजली। और ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 5 to 6 मिलियन होती हैं औसतन। तो पुरुषों में इनकी संख्या अधिक और महिलाओं में कम होती है, इसीलिए मेल का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो महिलाओं से अधिक होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या 4000 से 11000 के बीच में होती है, और ये बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का कार्य करती हैं, या किसी भी प्रकार के एंटीजन से लड़ने का कार्य करती हैं, और शरीर को इन्फेक्शंस, जिसे कि संक्रमण कहते हैं, और बीमारियों से बचाती हैं। इन कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। औसतन इनकी संख्या 5000 से 10000 होती है। प्लेटलेट्स 1 माइक्रोलीटर रक्त में 2 लाख से 5 लाख होती हैं, और इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। रक्त का जो 55% हिस्सा है प्लाज्मा, वो तरल होता है, जिसका रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का 90% पानी तथा बाकी हिस्सा प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स आदि का बना होता है। इसके अलावा रक्त में और कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसे कि सीरम एल्ब्यूमिन, ब्लड क्लॉटिंग बनाने वाले तत्व, 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड में, लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स, कई तरह के प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन जो कि रक्त का थक्का बनाता है, और कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम। इसके अलावा जो रक्त है उसकी जो पीएच है, रक्त क्षारीय होता है, इसकी पीएच 7.35 से लेके 7.45 के बीच रहती है। और आजकल जो नया रिसर्च है कि अगर आपका ब्लड एसिडिक, अगर आप ऐसा फूड लेते हैं, एसिडिक फूड्स लेते हैं, तो उससे डीजनरेटिव डिजीज़ेस अधिक होती हैं। और अगर आप एल्कलाइन फूड या क्षारीय पदार्थ लेते हैं तो उससे आपको विभिन्न प्रकार के खतरनाक रोग नहीं होते, विशेष रूप से कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस। और आजकल एक नया वाटर इंट्रोड्यूस किया गया हेल्थ फूड्स में, एल्कलाइन वाटर। अभी तक इस पे बहुत अधिक क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर एल्कलाइन वाटर पिएंगे तो विभिन्न रोगों से बचा जा सकता है, क्योंकि वो रक्त की पीएच को बनाए रखेगा। लेकिन रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है कि कोई भी फूड हम लेते हैं, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो एल्कलाइन हो, खाद्य पदार्थों में क्षारीय खाद्य पदार्थ भी होते हैं, अम्लीय खाद्य पदार्थ भी होते हैं, लेकिन उनके खाने से रक्त की पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अभी ये दावा किया जा रहा है कि अगर आप एल्कलाइन वाटर लेते हैं तो आप विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। धन्यवाद।